This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो जनाब हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो है, जो हमने टारगेट रखा है उसके मुतालिक बात करेंगे। इस साल के अंदर यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम आखिर क्या कर पाएंगे। पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमने इतना कुछ नहीं किया और कुछ ना करने के बावजूद बच्चा अगली जमात चढ़ गया। ये अजीब व गरीब चीज़ होती है हमारे यहाँ कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर बच्चा हर मजमून में फ़ेल होता है लेकिन अगली जमात चढ़ जाता है। इस दफ़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पर्चे में क्या पाकिस्तान की मईशत पास होगी। मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब सईद शफीक साहब, साबिक सदर KCCI। वेलकम करूँगा सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। मज़ीद तारुफ़, वालेकुम अस्सलाम। मज़ीद तारुफ़ नहीं कराऊँगा क्योंकि बारहा प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते रहते हैं। अब मसला ये है कि कराची को लोग कहते हैं पाकिस्तान का दिल, कुछ लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान। अब अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मुतालिक बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी बढ़ी। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मापने के कुछ तरीके हैं, अब वो तमाम तरीके आप ही को पता हैं, इसलिए अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं, क्या आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1, दूसरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के जो लोग उससे बिलोंग करते हैं उनके स्फेयर के अंदर से या उनके स्पेक्ट्रम के अंदर से आपने ऐसा देखा है या उनके सेक्टर में से आपने ऐसा देखा है कि इंडस्ट्री लग रही है या इंडस्ट्री में इजाफा हो रहा है? अली, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हैं जी और चली आती हैं। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर का बेटा जो है प्रेफरेंस उसकी ये होती है कि डॉक्टर बने। हाँ। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस की तरफ जाता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा इंडस्ट्री की तरफ जाता है। जी। हम ये कोशिश कभी भी नहीं करते कि हम जिस ज़माने में बच्चा अपने मुस्तकबिल के बारे में जब सोच में होता है कि उसे किस तरफ जाना है, तो हमें कोई कैरियर काउंसलिंग का या कैरियर गाइडेंस का कोई सिलसिला हमारे पास नहीं है। हम प्रॉपर उसको गाइड नहीं करते, उसकी सलाहियतों को परखते नहीं, उसकी रहनुमाई नहीं करते कि तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि ये तो बात अपनी जगह पे। दूसरा ये है कि हुकूमत बहुत सारी स्कीमें आप देखते हैं बजट पे जब तकरीर होती है तो उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको नज़र आते हैं कि एक्सपोर्ट्स के लिए हमने ये कर दिया, इस पे ड्यूटी कम कर दी, मशीनरी पे ऐसा कर दिया, फलां ये कर दिया, वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। उसमें बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती हैं जो आम पब्लिक में, एक पढ़ा लिखा समझदार एक बिजनेसमैन भी जो है ना, अगर मैं जाके किसी आम बिजनेसमैन से पूछूं यार हुकूमत ने ये इंसेंटिव्स दिए हैं, आप कुछ इससे फ़ायदा उठाने के मूड में हैं, कुछ चाहते हैं आप, तो उसको वो पता नहीं होता कि वो इंसेंटिव्स होते क्या हैं और मिलते कहाँ से हैं। जी। तो जब तक आप अपनी नस्ल को, अपने नौजवान को तैयार नहीं करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों हमने ही अपने फोरम से आवाज़ उठाई थी कि जब आपकी 3% ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में तो हर महीने समझ लें लाखों बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। आप उसको ज़रा 20 साल बाद के तनाजुर में देख लें, क्या हम इतने जॉब्स और इतनी मुलाजमतें और इतने रोज़गार के मौक़े अपने उन बच्चों को जो आगे 20 साल बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले हैं फराहम करने की पोजीशन में आज की मईशत और आज की इकॉनमी के हवाले से। और वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है, वक्त जल्दी गुजर जाता है। तो हमने अपने फोरम से आवाज़ उठाई कि अगर मुलाजमतें नहीं रह सकते तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएं इनको। हुकूमत को शायद ये प्रपोजल अच्छा लगा और आपने देखा हो कर्ज़ों की स्कीम और ये सब चीज़ें नज़र आई, मगर मैंने उसमें भी एक कमज़ोरी ये महसूस की कि उसमें गाइडेंस और रहनुमाई नहीं थी कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस शोबे को देखना चाहिए, कहाँ से अगर आप जिस शोबे की तरफ जाएंगे उससे आपकी इकॉनमी पर क्या असरात पड़ेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स पर क्या असरात पड़ेंगे। मतलब बस एक भेड़ चाल है कि एक सियासी फैसला शायद कर लिया गया और उसके तनाजुर में कर्जा दे के यार ये कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले, कोई कपड़े की दुकान खोल ले, कोई कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ले, कोई चाय का थड़ा लगा ले, ये कर दिया। अगर आप इसी को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके जाते हैं और लोगों को तालीम देते, तरबियत देते, रहनुमाई करते, गाइडेंस फराहम करते, तो ये मईशत का हिस्सा बन के आज डॉलर्स मुल्क के अंदर लेकर आ रहे होते। बड़ा अफसोस होता है कभी कभी, दिल जो है ना वो बड़ा रंज और गम से वो हो जाता है कि हमारा एक हिस्सा था जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं उस वक्त इस दुनिया में था मौजूद और शायद 8 या 9 साल मेरी उम्र थी जिस वक्त बांग्लादेश वजूद में आया, और
आज का बांग्लादेश और उस वक्त के बांग्लादेश में फ़र्क है। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $35 बिलियन से क्रॉस कर गई हैं। और हमने क्या कहा था, तुम वहाँ हम यहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ। वो टका जिसको टके टके की आप बात करते थे, वो टका आज रुपए को मुंह चढ़ाता है, मुंह चढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो नाक चढ़ाता है, बल्कि सब कुछ चढ़ा तो आज ये देखें हम कि जिस दौर में हम आ गए हैं, जिसको हम ये समझते थे कि इसमें काबिलियत और एलियत नहीं है। वियतनाम को देख लें सर, वियतनाम आपने मैंने एक दफा बात की थी, कंबोडिया आगे चला गया। ये वो मालिक हैं जो वॉर टॉर्न मालिक थे, जहाँ की बात है। लाओस के बारे में लोग सुनते नहीं थे। हम जब तक अपनी ये तो हम वन ऑफ द फैक्टर जैसे आते जाएंगे गुफ्तगू में सामने, हम उन पर बात करते जाएंगे। तो हमें एक तो अपने नौजवान सिलेबस हम जो पढ़ाते हैं 20-20 साल पुराना, 10 साल हलशुदा पर्चाजात आपको मार्केट में भरे हुए मिलेंगे कि पिछले साल ये सवाल आया था, इस साल इस सवाल का नंबर नहीं, ये वाले सवाल का नंबर है, ये उससे पिछले साल आया था। $1 सवाल पकड़ लिया, ये उससे पिछले साल आया था और वही आता है। और 10 साल के पर्चे उठाने, हलशुदा पर्चाजात। तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल्स में हम वक्त और हालात के हिसाब से जो हमें तब्दीलियां लानी चाहिए वो हम लेकर नहीं आ रहे। आज हम बजाय यहाँ फोकस करने के, अब हमें टेररिज्म की तरफ से मसाइल का सामना है। आज हम स्कूलों में तालीम के और सिलेबस के हवाले से सोचने के बजाय हम उनकी सिक्योरिटी का, हमें खदशात लाक है, हम उनकी सिक्योरिटी पर फोकस किए हुए हैं। तो हम जब तक अपने यूथ को, अपने नौजवान को, अपने मुस्तकबिल को नहीं संवारेंगे, उसको बराबर रहनुमाई नहीं देंगे, तो आप क्या समझते हैं चाइना, माफ़ कीजिएगा मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा शायद चाइनीज़ को पसंद ना आए, कि उस कौम को कहते थे कि ये अफीम पी के और सोती रहती है, वो कौम आज उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गई है। आज दुनिया पर अपनी मईशत के बलबूते पर हुक्मरानी का सोच रहे हैं, ताकत के बलबूते पर नहीं, अपनी मईशत के बलबूते पर जो उनकी पोजीशन हो गई है। लेकिन ये आपने बड़ा अहम जो है ना नुक्ता उसको उठा दिया। बात यह कि जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक बशमूल चीन, ये तमाम ममालिक इस मुकाम पर किस तरह से पहुँचे? तालीम से। इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हम यूएस में देख रहे हैं, यूके में देख रहे हैं, जब वहाँ मोनार्की थी तब भी उन्होंने तालीम पे तवज्जो दी। आपने तालीम पे तवज्जो दी। मैं एक मिसाल और देता हूँ आपको। मेरा ताल्लुक क्योंकि कराची चैम्बर से रहा है, तो हमें 1 साल का टेन्योर मिलता है, और शायद कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट को ज़िंदगी में 1 साल के लिए मिलता है कि मैं अगर एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया तो अब ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं दोबारा कभी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। तो जो लोग आते हैं वो अपना एक एजेंडा जहन में रख के और अपना एक प्रोग्राम बना के आते हैं। तो हमने भी सोचा था कि हम यार, मेरी जो टीम थी, मेरे साथ मेरी मैनेजिंग कमेटी थी, तो हमने अपना एक एजेंडा बनाया पूरे साल का, और हमारा एक इवेंट होता है साल का जिसे हम माई कराची के नाम से करते हैं। और हमने उसकी एक शनाख्त बनाने की कोशिश की, दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो प्रोपेगेंडा कराची के हवाले से जो जाता है वो कराची नहीं है, यहाँ आके देखो कि ये कराची कैसा कराची है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या इंसेंटिव्स हैं आपके लिए। तो हम उसमें किस हद तक कामयाब हुए नहीं हुए वो एक अलहदा बात है, मगर उसमें हमने कोशिश ये की थी कि एक हॉल पूरा जो था, जिसकी कीमत आप समझ लें, जिसकी जो अदायगी थी वो लाखों रुपए में थी, अपने यूथ के लिए मुख्तस किया। और अमंग दी यूनिवर्सिटीज़, इंटर कराची नहीं, इंटर पाकिस्तान, हमने सबको दावत दी क्या वो अपनी इनोवेशंस के साथ, अपनी क्रिएशंस के साथ यहाँ पर आओ। तो एक बच्चा उसमें लेकर आया था, मैं अब वो बात करूँ, और उसने कहा कि जी सर मैंने एक मशीन बनाई है। मैंने कहा अच्छा भाई वेरी गुड, क्या मशीन बनाई है आपने? उसने कहा जी ये पेपर क्लिप्स जो होते हैं ये मैंने मशीन बनाई है, और ये बड़ी सिंपल सी मशीन है और बहुत अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसमें, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। मैंने मशीन को देखा, सारी चीज़ें देखी। मैंने कहा बेटा आपने ये बनाई, बहुत अच्छी बात है, आपने मशीन बना ली। अब जिस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए ना, उस बच्चे का जहन उस तरफ नहीं था कि बेटा आप जाके ये पता करो कि आपने जो चीज़ बनाई है इसकी लागत क्या है, कि आप ये कितने बना रहे हो। 1 रुपये में 10 बना रहे हो तो मार्केट में आप जाओगे, जो रिटेलर है जो 6 जगह से होलसेल और एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स और फ्रेट और ये सारी कॉस्ट पे करने के बाद जब रिटेल शॉप पर एंड यूज़र के पास वो प्रोडक्ट जाने के लिए तैयार है, तो उसकी कीमत क्या है? वो 1 रुपये के 10 में बना रहा है, तो वहाँ 1 रुपये के 20 मिल रहे हैं उसको रिटेल शॉप के ऊपर। तो मैंने बोला बेटा ये जो आपने बनाया है बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छी काविश की, मगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आप जब तक इसको काबू नहीं करोगे, आपकी ये मशीन बनानी बेकार है, इसे कोई नहीं खरीदेगा कि आपकी लागत जो है 1 रुपये में 10 पीस बनाती है और जो मार्केट में मिल रहा है वो 1 रुपये में 20 पीस मिल रहा है, तो कौन खरीदेगा आपसे आपकी मशीन, और इस मशीन के खरीदने का क्या फ़ायदा होगा? जी। तो ये हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को नहीं पता इस बात का। तो आज चाहते हैं कि थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप भी उनको सिखाई जाए, थोड़ा कमर्शियल एंगल ऑफ चीजें। देखो कौन सिखाएगा अली,
आप चाहते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जाएं, आप एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ाने की कोशिश करें, आप मईशत को आगे ले जाने की कोशिश करें, तो उसके लिए तालीम, जिस बात पर बात हो रही थी वो ये थी कि आपको तालीम पर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने सिलेबस में तब्दीली लानी पड़ेंगी, आपको करियर काउंसलिंग पर जाना पड़ेगा, बच्चों को रहनुमाई देनी पड़ेगी। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जनरल कॉन्सेप्ट इस माशरे का ये है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी की तरफ जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, ब्यूरोक्रेट का बेटा ट्रेड बन जाता है। फैमिली ट्रेंड्स सेट हैं यहाँ पे। तो हमने उनको आज़ादी नहीं दी इस सेंस में, माफ कीजिएगा, आज भी पेरेंट्स की ख्वाहिशात अपनी जगह पे कि वो उनका दबाव भी यही होता है, डॉक्टर का दबाव भी यही होता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मुसल्लत करना चाहते हैं। हाँ, तो हम जब तक उनको आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, उनकी सलाहियतें जो कुदरती तौर पर उनको एक टैलेंट है उसको जब तक सामने नहीं लाएंगे तो हम वो नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। आज हम अपने यूथ को तैयार करें, अपने नौजवानों को, ये जो कर्ज़ों की स्कीम थी इसको हम किसी एक्सपोर्ट्स के हवाले से किसी ऐसी फील्ड में ले जाते हैं जहाँ रॉ मटेरियल से हम देखें ना, एक ज़माने में आपको याद होगा कि हम सिर्फ कॉटन बेल्स एक्सपोर्ट किया करते थे, याद है आपको अली? एक ज़माने में हम सिर्फ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर ज़माना आया कि नहीं जी, अगर ये दुनिया में इतनी मांग है, हमने फिर यान बना के एक्सपोर्ट करना शुरू किया, फिर हम वैल्यू एडिशन में आए और गए मज़ीद, हम गारमेंट्स की तरफ आए, हमने उसकी पैंट्स बनाई, हमने उसकी शर्टें बनाई। आज वो जो चीज़ हम $1 में एक्सपोर्ट करते थे, आज हम उसके $4 वसूल करते हैं, वैल्यू एडिशन से करते हैं ना। हाँ। दुनिया में टेक्सटाइल ब्रांड वाला 100 कर रहा है। दुनिया में टेक्सटाइल में हम चौथी बड़ी प्रोड्यूसर हैं कॉटन के चौथे बड़े प्रोड्यूसर हैं, और वर्ल्ड की कॉटन की ट्रेड में जो ओवरऑल ट्रेड है टेक्सटाइल की, इसमें हमारा 1.8% मेरा ख्याल है, वो भी शेयर नहीं, उससे भी कम हो गया। शर्मिंदा हो जाएंगे हम लोग। लेकिन शर्मिंदा क्यों? हकायक को सामने रख के बात करो ना। लेकिन बट वी आर द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। यू सी, वी डोंट रियलाइज कि हमारी इकोनॉमी को नहीं, हमारी इकोनॉमी का कोई रैंक तो होना चाहिए ना सर। ऐसे कैसे हो सकता है मेरी इकोनॉमी का रैंक कभी 120 आ रहा है, कभी 66 नंबर पे आ रहा है। मैं 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हूँ, मेरा रकबा कम है। हमारे लोग गलत बोलते हैं, हमारा रकबा कम है। हमारा रकबा सिर्फ 7,94,000 किलोमीटर के लगभग है, जो कि कम है। और हम क्लेम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि हमारे पास वसाइल हैं अपनी ज़रूरियात के लिए। सर आज भी वसाइल बहुत कम है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारी कमोडिटी बैकबोन ना हो। सर हमारे मुल्क के अंदर कहाँ इंडिजिनसली ऑयल प्रोड्यूस होता है? हमारी जो ज़रूरियात हैं वो कहाँ पूरी हो रही हैं? आप देखें एडिबल ऑयल के बारे में, आप कहाँ से देखें, आप कहाँ से करेंगे एडिबल ऑयल? पामोलिन, आप पाम ऑयल वगैरह मंगाते इंडोनेशिया, मलेशिया से। तेल आपके पास होता नहीं, बुलाते आप मशरिक़ वस्ता से, आपके पास तो 1/3 निकलता, वो भी बड़ा मुश्किल है, आपने प्रोडक्शन बूस्ट की हुई है। सर हमारे पास कहाँ वसाइल है? हम गलत बोलते हैं। गैस कहाँ पर हमारे यहाँ पूरी है? हमारे पास तो गैस ही नहीं पूरी। जापान की मिसाल है आपके सामने? हाँ है। तो क्या है जापान के पास? कुछ नहीं, फिर बहुत कम, यानी बहुत कम पर कैपिटा नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं है उसके पास, उसके बावजूद उसकी मईशत कहाँ से कहाँ गई है। तो ऐसी एग्जांपल्स तो हमारे सामने दुनिया में भरी पड़ी हैं। मान लेता हूं, ठीक है, ये बात मानने वाली है, गलत बात में नहीं। तो हमारे पास दुबई के पास क्या है नहीं है, पूरा बलूचिस्तान आपका खाली पड़ा हुआ है। एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। देखो जब आदमी कुछ करने पर आए ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके जहन में कुछ करने की लगन होगी तो खुदा नताइज भी आपको देगा। देखिए यार, बारिश होती है बलूचिस्तान में, क्या बारिश नहीं होती? बलूचिस्तान में भी बारिश होती है, ठीक है। जो जिस ज़रूरत के तनासुब से जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं शायद उस तनासुब से ना होती हो। मैंने कहा यार अगर हम यहाँ फार्मिंग को फ़रोग दें, ये भेड़ बकरियाँ का जो सिलसिला है यहाँ पे, तो मैंने कहा यार यहाँ तो पानी नहीं है, तो वही नहीं है, कैसे होगा? मैंने कहा यार एक काम करो, बारिश का सीज़न आता है ना, एक घास के बीज होते हैं, ये जहाज से ज़मीन पर फेंक दो, बारिश होगी घास निकल आएगी। घास निकल आएगी, घास हरी होती है तो भी बकरी खा लेती है, और जब सूखी होती है तो भी बकरी खा लेती है। तो ये एक सोच थी उसकी, मेरे जहन में बात आई। मैंने कहा यार लॉजिकली तो बात सही कर रहा है मेरा दोस्त कि यार अगर आपने वो बीज फेंक दिए और उससे ग्रीनरी हो गई तो उससे क्या होगा कि भेड़ बकरियां, और आप कुछ नहीं करेंगे, आप कैटल फार्मिंग ही शुरू करेंगे और कैटल से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं इसके मुतालिक बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं नाजरीन और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है। हम पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को हमने जांचना और पटकना शुरू कर दिया है कि क्या क्या मामलात रहे हैं। सईद शफीक साहब साबिक सदर KCCI मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि आपके कोई अजीज़ दोस्त थे जिन्होंने आपको ये बताया कि भाई बलूचिस्तान के अंदर एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक फार्मिंग की जा सकती है, तो उन्होंने कहा अब तो ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये गुफ्तगू थी जो दो दोस्तों के दरमियान थी। मैं तो एक बात मिसाल के तौर पे आपको कह रहा था कि आप कोई चीज़ करना चाहें तो आपके पास तो एक प्रपोजल था, 10 और आपके सामने ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। आपके सैलाब के ज़माने में सैलाब आता है, आप उस सैलाब के साथ साथ हमारी सियासी क़यादत चल रही होती है कि आज लड़काना पहुंचा तो कल उससे आगे पहुंचा, खैरपुर आ गया और खैरपुर से फिर शिकारपुर आ गया और फिर हैदराबाद आ गया और फिर आखिर वो समंदर में गया। फिर चंद लोग लॉन्ग बूट के साथ और कुछ लोग बूट के बगैर तो उसमें चल के अली, अगर ये जो पानी जो हमारे लिए ज़हमत होता है, अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत को आप एक रुख इसका मोड़ दें बलूचिस्तान की तरफ, डैमों की तरफ ले जाएं, वहाँ पे कनाल निकाल दें। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ऐसा मुमकिन हो सकता है। पानी नसीराबाद तक गया था मेरे ख्याल इस दफ़ा जो आया था। मतलब कहने का ये है कि ये वही पानी है जो आप बलूचिस्तान की बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए, ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रॉप्स आप वहाँ से ले सकते हैं, मईशत को उससे फ़ायदा हो सकता है। आप बहुत कुछ करना चाहें कर सकते हैं। मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं, जो अरबाब इख्तियार में बैठे वो ये नहीं सोच सकते कि भाई ये सारा पानी ज़ाया हो गया। तो सर लेमैन भी सोच सकता है पानी जाके ज़ाया हो जाएगा। वो जहमत जिसे हम समझते हैं ना, वो जहमत नहीं है, वो खुदा की रहमत है। खुदा ने वो वसाइल हमें दिए, ये अपने ऊपर इंसान के कि उस वसाइल को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं या उसे ज़ाया करके हम समंदर में फेंक देते हैं। तो और आज माल और जान का ज़िया भी होता है। अगर हम उस पानी को इस्तेमाल कर लें, उसकी प्रॉपर हम प्लानिंग कर लें, डैम्स बना लें, उसका रुख किसी तरफ ले जाएं और ऐसी ज़मीनों की तरफ ले जाएं। आपने कहा पाकिस्तान का रकबा बहुत थोड़ा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है। आपका एक इलाका ऐसा है, अगर आप एक सैटेलाइट से एक पिक्चर देखें ना, तो आपको नज़र आएगा कि बीच में सेंटर में दरिया सिंध जो है वो चल रहा है, आपके 5 दरिया पंजाब में चल रहे हैं और आगे से आके वो सिंध का रिवर जो है वो आ रहा है। तो आपको राइट की तरफ, दाएं तरफ जो है वो ग्रीनरी नज़र आएगी जो इंडिया की तरफ जाती है, और पूरा इंडिया आपको ग्रीन नज़र आएगा। और दरिया सिंध के बाएं किनारे की तरफ अगर आप देखें तो आपको सारा इलाका बंजर नज़र आएगा। ये सेटेलाइट व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, हम फिर आबादी का रुख, गहरी बातें कर जाते हैं यार, आबादी का रुख देखें, आबादी का रुख देखें, जहाँ इकनॉमिक एक मईशत होगी, जहाँ लेन देन होगा, जहाँ कारोबार होगा, आबादी का जोर भी उसी तरफ होगा। एक शहर पर बोझ पड़ा हुआ है, कराची के ऊपर दबाव आ रहा है मुसलसल। आपको इंडस्ट्रियल एरिया बना के दिए भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाया आपने, यूटिलाइज ही नहीं किए भाई। आप बोलते हैं सब कुछ कराची शहर में ही बनाओ। सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वस्ते कराची के अंदर बनाया जाए, ऐसा तो कोई मुल्क नहीं होता जहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल एरिया एक शहर के अंदर। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, वो पता नहीं फैसलाबाद पता क्या पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, तो पता नहीं वो मैनचेस्टर फिर ख़त्म कर दें, पाकिस्तान का मैनचेस्टर वो हो गया, लाहौर ये हो गया, कराची जो है वो आप समझ लें कि मेन स्टे आपका हो गया, पोर्ट सिटी। तो सारी चीज़ें सर खुद ही हम इन 3 शहरों में लेके जा रहे हैं। अली एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको एक और। हाँ दें। हमारा कंपटीटर, ज़्यादातर जो हमारा कंपटीशन होता है ना इंटरनेशनल ट्रेड में, टेक्सटाइल के हवाले से और दीगर हवाले से भी, वो इंडिया के साथ होता है, हो रहा है। ठीक है जी। जब हमें GSP प्लस का स्टेटस मिल रहा था तो कोई सीक्रेट कोई खबर तो नहीं थी ना, उससे पहले ही ये सब दुनिया के मीडिया में आना शुरू हो गया और पाकिस्तान के मीडिया में भी ये बातें हो रही थी, तो इंडियन मीडिया भी अपनी दिखा रहा था और बता रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर GSP प्लस स्टेटस मिलेगा पाकिस्तान को तो उनकी एक्सपोर्ट्स पर उसके असरात क्या मुरतब होंगे। उन्होंने उस फ़र्क को, GSP प्लस स्टेटस क्या है, अगर मैं आप इजाज़त दें तो मैं एक आम नाज़िर के लिए इसको एक्सप्लेन कर दूं। बताइए। ये वो स्टेटस है जो एक गरीब मुल्क को उसकी प्रोडक्ट्स यूरोपियन मंडियों में रसाई तक आसानी से लाने के लिए वो जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं और टैक्सेस होते हैं उसकी छूट देते हैं कि भाई लोकल टैक्सेस जो उसके ऊपर लगाए जाएंगे, हम यहाँ से अगर 10 रुपये का टॉवल बेचते हैं तो 5 रुपये उनके टैक्स लगते हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने अपने 5 रुपये के टैक्स की कुर्बानी दे दी और कहा कि जी 10 रुपये का लाएँ और हमारी मंडियों में ला के बेच दें। तो ये GSP प्लस स्टेटस है। तो अब इंडिया का माल महंगा हो जाता क्योंकि उस पर तो ड्यूटी माफ़ नहीं की थी उन्होंने। इंडिया ने तैयारी करके रखी और उसको अपनी इंडस्ट्री को उसको काउंटर कैसे किया, उसको मराद दे दी, उसको ज़र तलाफ़ी जिसे आप कह रहे हैं रिबेट की शक्ल में वो उसको दे दिया और वो फ़र्क जो था उसको बराबर कर दिया। देखो, और दूसरा ये था कि हम उस स्टेटस के लिए हम वहाँ तो भाग दौड़ बहुत कर रहे थे लेने के लिए,
क्या हम माशी तौर पर भी तैयार थे ये सब कुछ करने के लिए? हमारे पास गैस के मसाइल थे, हमारे पास बिजली के मसाइल थे, हमारे पास वसाइल की कमी थी। हमारा आज भी 260 बिलियन रुपए एक्सपोर्टर्स का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दबा के बैठी हुई है, जो एक्सपोर्ट्स के रिफंड्स की शक्ल में ताजरों को, ये सनतकारों को मिलना है। अब ये अगर कैपिटल आपका जो रनिंग में आना चाहिए वो जाके अगर स्टकअप हो जाए तो आप खुद सोचें कि उसके असरात क्या होंगे आपकी मईशत के ऊपर। फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात करें, जो मैंने एक बच्चे की मिसाल दे के आपसे बात की थी, आज अगर हम देखें, कंपैरिजन करें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको सामने रख के हम देखें तो आज हमारे यहाँ 15 सेंट की बिजली है और इंडिया में 9 सेंट की बिजली है। आधे आधे का फ़र्क है तकरीबन, आधे का नहीं सही, अच्छा 60-70% का फ़र्क समझ लें आप। ठीक। तो ये फ़र्क, तो उनकी दीगर चीज़ों में फ़र्क, उनको गैस के मसाइल नहीं है, उनको बिजली के मसाइल नहीं है। आप यकीन करें, मैं बांग्लादेश गया एक दफ़ा, तो वहाँ मैंने देखा गाड़ी पे अजीब व गरीब किस्म की नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो मैंने पूछा यार ये नंबर प्लेट कोई ख़ास? उसने कहा जी ये जो एक्सपोर्टर होता है हमारा, उसको हम ये नंबर प्लेट इशू करते हैं, उससे प्रायोरिटी होती है। अच्छा, तो वो एक्सपोर्टर को एक अलग नंबर प्लेट इशू करते हैं गाड़ी पर लगाने के लिए, और उसको टैक्स फ्री वो गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होती है कि वो टैक्स फ्री गाड़ी दरामद करता है, उस पर खुसूसी नंबर प्लेट लगती है और वो एक्सपोर्टर को एक्सक्लूसिवली वो मिलती है। उसको हर जगह एहतराम की नज़र से देखा जाता है कि यार ये मुल्क में डॉलर कमा के लाता है, ये हमारी मईशत को चलाता है, ये उसका स्टेटस है। आज जो बेचारा हमारे यहाँ करने की कोशिश करता है उसका हाल आप देख लें। आपने तो मुझे परेशान कर दिया सईद साहब। हमारे यहाँ तो एक्सपोर्टर नंबर प्लेट बेचारा छुपाता फिरता है अपनी, कहीं मैं पकड़ में ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ ना जाऊं, कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं, कहीं मुझे रैंसम ना देना पड़ जाए इसका। फिर देखिए, हमने बात शुरू की थी तालीम के हवाले से। हमें अपने अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं कि हमें अपने तालीम निज़ाम में तब्दीली लानी पड़ेगी। जो हमारी नई नस्ल तैयार हो रही है इन स्कूलों से, इन कॉलेजेस से, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल के आ रही है, उसकी तालीम को हमें फोकस करना होगा। हमें कैरियर काउंसलिंग की तरफ ध्यान देना होगा। हमें वो ज़रूरियात जो हमें अपनी मईशत को तरक्की देने के लिए चाहिए, जिसमें पानी, बिजली, गैस, और एक चीज़ और बहुत अहम है, वो ये है कि आप किसी भी डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, वहाँ लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। साइट की क्या कीमत है, 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए एकड़। तो आपके कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा लैंड की ख़रीदारी में, लैंड की परचेज़ में जो है वो जाके स्टकअप हो जाता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप करे, उसमें कोशिश ये करे छोटे छोटे बना के SMEs को प्रेफरेंस दे, उनको दे, तरगीब दे, बहुत अर्जा नरखों पर उनको तमाम चीज़ें फराहम करें। जो सहूलियाती स्कीमें हुकूमत मुतारिफ़ कराती है हर साल, वो स्कीमें ऐसी हों कि उनकी मीडिया के ज़रिए, दीगर चीज़ों के ज़रिए इस अंदाज में तशहीर की जाए कि एक आम इंसान तक उसके फ़वाइद जो है उसके फ़वाइद पहुँचें। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाजरीन वापस हाजिर होते हैं और आपकी खिदमत में गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त हमारे पास बिल्कुल मुख्तसर सा रह गया है। मेरे साथ जनाब सईद शफीक साहब शामिल गुफ्तगू हैं। सईद शफीक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप चंद सॉल्यूशंस हमें बता रहे थे। प्राइमरी सॉल्यूशन तो आपने काफ़ी डिस्कस किया कि एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस इन टुडेज़ वर्ल्ड, क्योंकि आज नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बन चुकी है सर। सारी दुनिया के अंदर आप देखिए कंपनियों के रिज़ल्ट हम देखते हैं। एप्पल ने शायद अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा रिज़ल्ट पोस्ट किए, लेकिन उसने कोई शर्ट नहीं बनाई, कोई जनाब कोई ऐसा कोई फिज़िकल टेंजिबल ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। फ़ोन बनाए, लेकिन बहुत सारा रेवेन्यू उसका इधर उधर से भी आता है, और वो फ़ोन सारी टेक्नोलॉजी का नतीजा है। शायद वो वज़न के हिसाब से तो उसके अंदर इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक, लोहा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस वसाइल की कीमत नहीं, उस नॉलेज की कीमत है। इंटरनेट पर देख लीजिए तो सारा मुल्क आजकल समाजी ताल्लुकात की वेबसाइटों के ऊपर मसरूफ़ रहता है, लेकिन उसमें कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है। और हम इस नॉलेज बेस्ड इकॉनमी के अंदर बहुत पीछे रह गए। जो हम आए भी तो हम इंटरनेट के ऊपर चीज़ें ही ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, और वो हमसे क्या क्या लेकर चले गए। आप जो मिसाल दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो इसमें एक नोकिया कंपनी की मिसाल ले लें आप। फिनलैंड
जिसकी मईशत का दारोमदार ही सिर्फ नोकिया के ऊपर हुआ करता था एक ज़माने में, आज उस नोकिया को जब टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत तेज़ी के साथ फिर आगे जाती है। कहाँ वो नोकिया है, आज उसकी जगह दूसरी चीज़ों ने ले ली, दूसरी टेक्नोलॉजीज़ ने ले ली। इन्हेंस करना पड़ता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना पड़ता है। इसी तरह प्रैक्टिकल जब आप मैं बहुत सारे ऐसे शोबों से वाबस्ता था जिनमें तब्दीली आ गई। पैकेजिंग मेरा शोबा था मिसाल के तौर पे, तो जिस चीज़ का मैं बिज़नेस करता था, जिस चीज़ की मैं ट्रेड करता था, वहाँ उसको बहुत सारी दीगर चीज़ों ने आके उसको रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ वक्त को, नज़ाकत को नहीं देख रहा हूँ कि आगे आने वाले 3-4 साल में ये हो जाएगा, तो नतीजा क्या होगा, मेरी बर्बादी होगी कि मैं अगर ज़माने से हम-आंग नहीं कर सका अपने आप को। अच्छा, क्या अपनी आंखें बंद कर ली जाएं तो दुनिया अपनी जगह मुंजमद हो जाती है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तासुर लिया जाता है कि अपनी आंखों को बंद कर लिया जाए, दुनिया में तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो कहना कि कबूतर अगर बिल्ली को देख के आगे बंद कर ले तो कि बिल्ली खाने से इनकार कर देगी, बिल्ली खा जाएगी उसको। तो इसी तरह अगर हम भी ये सोच के बैठेंगे तो हमारे साथ भी यही अंजाम होगा। और हम कोशिश ये करें कि हम जो बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, हम सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि चाइना में जब चाइनीज़ इकॉनमी ग्रो कर रही थी, उन्होंने अपने घरों की, जो लोगों के रिहायशी इलाके थे, उनकी बिजली रोक के अपनी सनतों को बिजली दी थी जब वहाँ बिजली का फुकदान था। उन्होंने अपनी मईशत को, जो इंजन था, जो पूरी गाड़ी को लेके चलने वाली चीज़ थी, वो उनकी मईशत थी, उस मईशत को उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूँ, घरों में बिजली नहीं होती थी, वो अपनी इंडस्ट्री को बिजली देते थे। आज पता नहीं हम इस पॉलिसी पर अमल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हमारी नीयत और खुलूस और बहुत सारी चीज़ें इसमें चाहिए हमें। हम अपने नौजवानों को तरबियत दें, उनको तालीम दें, उनकी कैरियर काउंसलिंग करें, फिर उनको स्मॉल लोन्स दें उनको, और फिर उसके साथ साथ उनकी वहाँ तरबियत करें आगे कि आगे आने वाली इकॉनमी में, आगे आने वाली दुनिया की मईशत में इन चीज़ों की ज़रूरत है और इस कंपटीशन के लिए, इस प्राइस के ऊपर इन सब चीज़ों को अपने यहाँ तैयार करो। उसकी तरगीबात दें, उनको तरबियत दें। तरबियत देने के बाद हुकूमत जो मराद दे, साथ साथ उसमें उनको डेवलप्ड इंडस्ट्रियल जोन बना के दे, तमाम नेसेसिटीज़ के साथ कर्ज़े फराहम करे, इंटरेस्ट फ्री लोन दे। तो न सिर्फ ये है कि आप अपने नौजवान को, जो आइंदा 20 साल बाद इतना बड़ा एक आपके सामने एक खौफ का एक वो रखा हुआ है सामने कि बेरोज़गारी का एक अजदा मुंह खोले खड़ा है, वो क्या होगा उसका अंजाम। तो आप आज से अगर प्लानिंग करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त पर सुरखरू होंगे, पाकिस्तान की मईशत ग्रो करेगी, हम तरक्की करेंगे। और ये कोई एक अपने नाम पे लिखवा के नहीं लाया। एक ज़माना था कि ये मईशत किसी मुल्क की जो थी, कोई उसमें पहले नंबर पे था, फिर उसके बाद कोई और आगे बढ़ा, फिर कोई और आगे बढ़ा। आज ये हम सब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं सामने। आपके सामने मिसाल है ना, शायद 300-400 साल पहले बरे आज़म अमेरिका जो था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बन गई इतने छोटे से अरसे में, ग्लोबल पावर बन गई। मैं तो, आप तो 300-400 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो रिसेंट पास्ट की बात कर लें। अभी आपने बताया चीन का, डिकेड्स की बात कर लें, आप दहाइयों की बात कर लें कि 10-20 साल पहले कौन दुनिया की मईशत पर छाया हुआ था, आज 20 साल बाद, 10 साल बाद कौन दुनिया की मईशत पर। ये दुबई की इकॉनमी आप ले लें सामने, इसको बनाने वाला कौन है? ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी किसने? पाकिस्तान की लेबर ने की, पाकिस्तान के कारीगरों ने की, पाकिस्तान के हुनरमंदों ने की जाके। ह्यूमन कैपिटल, तो उन्होंने जाके उसको आबाद कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया। तो ह्यूमन कैपिटल को क्यों नहीं मानते आपके मुल्क के अंदर? ह्यूमन कैपिटल को कहाँ मानते हैं? हर वक्त कहते रहते हैं हमारे पास दरिया है, समुद्र है, पहाड़ है, ये है, वो है। भाई सब चीजें अपनी जगह पर हैं, आप पहले ये तो ह्यूमन कैपिटल को तो आप रिकॉग्नाइज करो। एक पॉइंट और रह गया बहुत, में आ गया, अगर टाइम है तो मैं उसको भाई 1 मिनट है मेरे पास। हम अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट में खास तौर पे ज़्यादा। हमारे 10 आदमी तनख्वाह में और इंडिया का और श्रीलंका का 1 आदमी जो है वो बराबर होता है। मतलब वो स्किल्ड बंदा अपना कोई काबिल भेजते हैं और उसकी जगह हम यहाँ से इलिटरेट अपने बेचारे जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, मजदूरों को यहाँ से हम भेज देते हैं। और उन्होंने तादाद के हिसाब से वीज़े देने होते हैं। ये हमने कभी इस बात की प्लानिंग नहीं करी कि मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो ये है कि उन्होंने इतनी तादाद में पाकिस्तान से लेने हैं, इतनी तादाद में इंडिया से लेने हैं, इतने नेपाल से, इतनी श्रीलंका से। अगर उसी की जगह हम ये सोचें कि हम इनको पढ़ा लिखा के, काबिल बना के, इंजीनियर बना के, इलेक्ट्रीशियन बना के, इसे फॉरमैन बना के, इसे कोई और तरबियत दे के इसको हम अगर भेजें तो ये जाके 10 आदमियों के बराबर तनख्वाह। तो आज जो हमारा ज़र मुबादला $15 बिलियन के करीब है, वो 30 बिलियन और 40 बिलियन पे पहुंच जाएगा। कमाल, बहुत बेहतरीन बात।
बहुत बेहतरीन। सही शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए, ऐसे नुक्तों को आपने आज उजागर किया जिनके मुतालिक पहले जो है वो बात इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोचो विचार होना चाहिए, थिंक टैंक्स होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर जो इन मौज़ूआत के ऊपर बात करें। हम कोशिश करते हैं कि मीडिया के तवस्सुत से आप लोगों के पैगामात को हम नाजरीन तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाजरीन, हमने दी मार्केट शो का ये मौजू जो है इसको बड़ा तफसील से डिस्कस किया और इसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे नुक्ते थे जिनको आपके सामने रखा। सोशल मीडिया के ऊपर हम मुतारिक रहते हैं, आपके पैगामात के मुंतज़िर रहते हैं। आप ज़रूर अपने पैगामात हमें भेजा करें, हम कोशिश करेंगे उन पैगामात को हम प्रोग्रामों में शामिल करें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।